हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या स्व अनिश्चितता, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। इससे पहले के लेक्चर्स के अंदर हम बात कर चुके हैं कि पादपों के अंदर किस प्रकार से लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के द्वारा लघु बीजाणु या पराग कणों का निर्माण होता है और किस प्रकार से गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के द्वारा मादा युग्मोद्भिद का निर्माण होता है। साथ ही साथ अपन ने चर्चा की थी परागण के बारे में कि जब जो पराग कण है वो पराग कोश से उसी प्रजाति की पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो वह क्रिया कहलाती है परागण। साथ ही अपन ने बात की थी विभिन्न प्रकार के परागणों के बारे में, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था स्वपरागण और परपरागण के बारे में। अब जो परागण की प्रक्रिया थी उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि जो परपरागण होता है वो ज़्यादा लाभदायक है या बेनिफिशियल है, क्योंकि उससे आनुवांशिक पुनर्योजन होता है। और आनुवांशिक पुनर्योजन होता है तो अपन ने एक बात कही थी कि उससे जो F1 संतति होती है उसकी जो नस्ल है या उसके जो गुणों में है वो सुधार देखने को मिलता है पूर्वजों की तुलना में। साथ ही साथ यदि आपके स्वनिषेचन की प्रक्रिया लगातार होती रहती है तो उसकी वजह से स्वबंधता आ जाती है, या यूँ कह दें कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है और जो F1 संतति है वो अपने को कम लाभदायक मिलती है पूर्वजों की तुलना में। तो कहीं ना कहीं जो परपरागण हैं उसके कुछ लाभ हैं, उसके कुछ बेनिफिट्स हैं। तो उसी परपरागण को एंश्योर करने के लिए उसको कह सकते हैं अपन परपरागण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए पादपों के अंदर एक प्रक्रिया पाई जाती है या एक प्रोग्राम होता है जिसे अपन कहते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या स्व अनिश्चितता। बात करते हैं इसके बारे में कि ये होती क्या है। बेसिकली इसमें होता ये है कि जो खुद के परागण परागकण होते हैं उनको तो अस्वीकार्य कर दिया जाता है, और जो अन्य पुष्प से आए हुए परागकण हैं या अन्य पादप पर उपस्थित पुष्प से आए हुए परागकण हैं उनको स्वीकार कर लिया जाता है। तो ये क्या प्रक्रिया होती है, किसके द्वारा जो पादप है खुद के परागकणों को अस्वीकार्य कर देता है, रिजेक्ट कर देता है और दूसरों को एक्सेप्ट करता है, तो वो उस प्रक्रिया के बारे में, उस मैकेनिज्म के बारे में अपन आज इस लेक्चर के अंदर चर्चा करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से स्वबंधिता पादपों के अंदर पाई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो पादप हैं उनको अपन मुख्य रूप से मोटे तौर पे दो कैटेगरीज में अपन डिवाइड करते हैं कि जो 95% प्लांट्स हैं या 95% तक जो पादप हैं उसके अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट। जैसे अपन बात की थी मेल गैमेटोफाइट यानी कि परागकण, और फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में बात की थी, एम्ब्रियो सैक के बारे में अपन ने। तो यदि जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है वो एक ही प्लांट के ऊपर उपस्थित है तो उस कंडीशन को अपन दो सब कैटेगरीज या दो उपभागों के अंदर बांट सकते हैं। एक जहाँ पे एक ही पुष्प के अंदर दोनों गैमेटोफाइट या युग्मोद्भिद उपस्थित हो, और दूसरी कंडीशन जहाँ पे एक ही पादप के अंदर अलग अलग पुष्पों में नर तथा मादा युग्मोद्भिद उपस्थित हो। तो जो 95% जो प्लांट हैं या 95% जो पादप हैं उनके अंदर मेल, नर तथा मादा युग्मोद्भिद एक ही पादप के ऊपर पाया जाता है, और केवल जो 5% जो प्लांट हैं वो उनके अंदर डायोशियस कंडीशन का मतलब हो गया आपकी एक लिंगी अवस्था। मतलब जो नर पादप है वो अलग होगा, मादा पादप अलग होगा, या इसको अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि नर युग्मोद्भिद अलग पादप पे उपस्थित रहेगा, अलग प्लांट पे उपस्थित रहेगा, और मादा युग्मोद्भिद अलग प्लांट के ऊपर उपस्थित रहेगा। तो केवल 5% प्लांट ऐसे होते हैं। बाकी जो 95% प्लांट होते हैं वहाँ पे अपने को कंडीशन ऐसी देखने को मिलती है कि दोनों के दोनों जो युग्मोद्भिद है वो एक ही पादप पे होते हैं। अब चाहे वो एक ही पुष्प के अंदर उपस्थित है तो उस प्रकार के फ्लावर को अपन कहेंगे परफेक्ट फ्लावर, जैसे कि अपन ने पहले लेक्चर्स के अंदर चर्चा की थी जब अपन ने पुष्प के बारे में बात की थी, तो उसे अपन कहेंगे पूर्ण या परफेक्ट फ्लावर। और कंडीशन कहलाती है हर्माफ्रोडाइट या उभयलिंगी मीन्स जब नर तथा मादा युग्मोद्भिद दोनों एक ही पुष्प में उपस्थित है। तो ऐसा करीबन अपने को 75% या 75% पुष्पों में
या पादपों में देखने को मिलता है। जबकि 25% जो पादप होते हैं वो मोनोइशियस होते हैं, या यूँ कहते हैं कि उसके अंदर जो कंडीशन अपने को देखने को मिलती है वो द्विलिंगी कंडीशन देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ पे जो नर और मादा युग्मोद्भिद हैं, गैमेटोफाइट हैं, वो एक ही पादप पर तो उपस्थित होंगे, परंतु वो अलग अलग पुष्पों के रूप में होंगे। नर पुष्प अलग होंगे, मादा पुष्प अलग होंगे। यहाँ पे डायोसिस के अंदर, एक लिंगी के अंदर, नर पादप अलग होगा और मादा पादप अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पढ़ने का कारण ये था कि ये आपको समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो 95% प्लांट्स हैं या 95% जो पादप हैं उनके अंदर बहुत अधिक संभावना है कि वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो या स्वपरागण की प्रक्रिया देखने को मिले। और यदि स्वपरागण की प्रक्रिया पादपों के अंदर देखने को मिलेगी तो अपने को पता है कि उससे अपने को इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलेगा, और जो आपके F1 पीढ़ी है वो अपने को कम लाभदायक मिलेगी, या यूँ कह दें इन्फीरियर देखने को मिलेगी। तो अब क्या चाहते हैं अपन चाहते हैं, या पादप भी यही चाहते हैं कि जो F1 जनरेशन हो, उसकी जो विगर है या उसकी जो यील्ड है वो ज़्यादा देखने को मिले। तो इसके लिए पादपों में जो प्रक्रिया होती है उसे अपन कहते हैं स्व अनिश्चितता। यानी कि एक तरफ अपन कह रहे हैं 95% पादपों में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं क्या, सेल्फ पॉलिनेशन के या सेल्फ फर्टिलाइजेशन के। इसके वजह से क्या होगी, इसके वजह से होगी इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब इसको रोकने के लिए पादपों के पास क्या है, इसको रोकने के लिए पादपों के पास है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या स्व अनिश्चितता, जिसके वजह से जो स्वपरागण है उस प्रक्रिया को डिस्करेज करेंगे, वो प्रक्रिया नहीं होगी, और एंश्योर करेंगे कि वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण देखने को मिले। क्योंकि पर परागण यदि होगा तो आनुवंशिक पुनर्योजन होगा, हेट्रोसिस होगा, और F1 जनरेशन या पीढ़ी अपने को ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगी। तो सीधे शब्दों में यदि बात करें कि स्व अनिश्चितता की परिभाषा क्या होती है, तो बहुत ज़रूरी है स्व अनिश्चितता, क्योंकि 95% पादपों में क्या है, ऐसी परिस्थितियां हैं कि जहां पे स्वपरागण के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उसको रोकने के लिए पादपों में है स्व अनिश्चितता, और डेफिनेशन या परिभाषा क्या होगी इसकी, जब अस्वीकार्य कर दिए जाएं क्या, सेल्फ पॉलन ग्रेन, और स्वीकार्य कर दिए जाएं फॉरेन या बाह्य परागण, यानी खुद के परागण को तो अस्वीकार्य कर दिया जाए और जो बाह्य परागण हैं उनको स्वीकार कर लिया जाए पादप द्वारा, या यूँ कह दें आपके स्टिग्मा के द्वारा, जिसे अपन कहते हैं वर्तिकाग्र के द्वारा। तो इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं स्व अनिश्चितता। अब जो स्व अनिश्चितता की प्रक्रिया है इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होती है आपके युग्मोद्भिद स्व अनिश्चितता या गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, शॉर्ट में कहेंगे अपन GSI, और एक होती है स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या बीजाणुद्भिद स्व अनिश्चितता, जिसे अपन कहेंगे शॉर्ट में SSI, स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। आगे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये होती क्या है और किस प्रकार से इनकी प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अपन कुछ बेसिक जो है आधारभूत चीज़ें हैं इसके बारे में, उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं, जिसके माध्यम से आगे इसको समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं, जैसा अपन पहले लेक्चर्स के अंदर बात कर चुके हैं, पॉलन ग्रेन की। तो ये जो चित्र है ये प्रदर्शित कर रहा है आपके पॉलन ग्रेन या पराग कण को। और जब अपन ने पराग कण पढ़ा था तो पराग कण का निर्माण किससे होता है, पराग कण का निर्माण होता है आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल से या लघु बीजाणु मात्र कोशिका से। अब इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो कि क्या होती है, द्विगुणित होती है, इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है या मियोसिस होती है, जिसके वजह से क्या होता है, एक कोशिका से 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है, और ये लघु बीजाणु आगे परिवर्धित हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन, पराग कण के रूप में। अब जो पराग कण होता है, अगर उसकी संरचना की बात की जाए तो उसके अंदर एक बाह्य भित्ति होती है जिसे कहा जाता है एक्साइन, आंतरिक भित्ति होती है जिसे कहा जाता है इंटाइन, एक वेजिटेटिव सेल होती है और दूसरी होती है आपके जनरेटिव सेल। कायिक कोशिका और जनन कोशिका, 2 कोशिकाएं इसके अंदर होती हैं सामान्य अवस्था के अंदर। अब जो चीज़ अपने को यहाँ समझनी है या जो चीज़ अपने को यहाँ काम आने वाली है वो ये है कि जो एक्साइन होती है या जो बाह्य भित्ति होती है पराग कणों की, वो सिक्रीट करते हैं
स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों। मीन्स जो पराग कण है वो पादप की बेसिकली क्या बता रहा है, ये पादप की युग्मोद्भिद अवस्था को प्रदर्शित करता है। ये युग्मोद्भिद है, युग्मक नहीं है, युग्मक इसके अंदर बनेंगे, तो ये युग्मोद्भिद अवस्था है। तो इस युग्मोद्भिद की जो बाह्य भित्ति है वो युग्मोद्भिद भी स्रावित करते हैं, उसको बीजाणुद्भिद भी स्रावित करते हैं। तो ये स्पोरोफाइट से भी बनती है और गैमेटोफाइट से भी बनती है, जबकि जो आंतरिक भित्ति है वो गैमेटोफाइट से बनती है। यहाँ समझने वाली बात ये है कि जो स्पोरोफाइट होता है ये होता है 2n और जो गैमेटोफाइट होता है ये होता है अवृत। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए, ये आगे अपने को काम आएगी। नेक्स्ट जो चीज़ अपने को यहाँ पे समझनी है वो ये है कि जीन्स क्या होते हैं। जीन की बात की जाए तो डीएनए का वह भाग जो कि क्या हो, अनुलेखित हो जाए। अनुलेखित होगा मीन्स क्या बनाएगा, mRNA बनाएगा। ऐसा डीएनए का भाग जो कि आरएनए बनाए या जिसका अनुलेखन किया जा सके उसे अपन कहते हैं जीन। ठीक है, तो जीन वह डीएनए जो एक्सप्रेस हो या जिससे अपन अनुलेखन कर सकें उसको अपन कहते हैं जीन। और जो जीन होते हैं वो उपस्थित रहते हैं आपके क्रोमोसोम्स के ऊपर। ठीक है, और अपन ने जब बात की थी समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन की तो उसके अंदर पढ़ा था, या सेकेंड ईयर के अंदर ये टॉपिक नहीं है तो आप जो थर्ड ईयर के लिए लेक्चर्स बनाए गए हैं उनको आप रेफ़र कर सकते हैं, उनमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो जो इंडिविजुअल होता है या एक जीव होता है उसके अंदर गुणसूत्रों के जोड़े उपस्थित रहते हैं। जैसे अगर ह्यूमन की बात कर लें तो 23 जोड़े उपस्थित हैं, ये कहते हैं कि 22 जोड़े हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम उपस्थित हैं। तो इस प्रकार से हर एक जो क्रोमोसोम है उसकी 2 कॉपियाँ होती हैं। जैसे कोई क्रोमोसोम नंबर 1 है, इसकी 2 कॉपियाँ उपस्थित रहेंगी एक इंडिविजुअल के अंदर, एक मदर साइड से आएगी, एक फादर साइड से आएगी। तो जो जीन हैं वो हमेशा क्या होते हैं, पेयर्स में रहते हैं, यानी जोड़ों के अंदर उपस्थित रहते हैं। तो इन ये जो जोड़े होते हैं, अब मान लीजिए ये मदर साइड से आया हुआ क्रोमोसोम है, तो मान लीजिए यहाँ कोई जीन उपस्थित है और इसी के समानांतर, क्योंकि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, समजात क्रोमोसोम है, ये लगभग समान एक जैसे ही होते हैं, तो इसके ही समानांतर या इसको लोकस बोलते हैं, इसके ही समान लोकस के ऊपर एक जीन उपस्थित रहेगा। किस पे, उस क्रोमोसोम से जो कहाँ से आया है, आपके फादर की साइड से आया है। सपोज कीजिए कि अपन मटर की बात कर रहे हैं और आपके जो लंबाई का जीन है जिसे अपन टी से रिप्रेजेंट करते हैं वो यहाँ पे उपस्थित है। तो टी यहाँ पे भी उपस्थित रहेगा, टी यहाँ पे भी उपस्थित रहेगा। हो सकता है कि जो फादर साइड से टी आया है या मेल प्लांट की साइड से टी आया है वो तो है डोमिनेंट, और जो मदर की साइड से आया है वो है रिसेसिव। तो जो जीन्स हैं वो पेयर्स के रूप में रहते हैं। तो ये जीन है और ये जीन किसका है, ये जीन है लंबाई का, हाइट का। अब इसके एकांतरित रूप क्या कहलाते हैं, अलील कहलाते हैं। तो ये अलील कहलाएंगे। और अलील की विशेषता ये है कि क्रोमोसोम्स पे, होमोलोगस क्रोमोसोम पे एक ही लोकस के ऊपर उपस्थित रहते हैं। तो जीन तो क्या हो गया, लंबाई का जीन है, और लंबाई का जीन है ये पेयर्स में होगा, हमेशा युग्म के रूप में होगा, जिसे अपन कहेंगे युग्म विकल्पी। और ये युग्म विकल्पी जो होते हैं वो अलील्स कहलाएंगे, जैसे स्मॉल टी और कैपिटल टी। ठीक है, तो यहाँ पे अलील्स को समझना जरूरी है। तो एक जीन है, जैसे मान लीजिए ये टी है जीन, हाइट का जीन है, और इस हाइट के जीन के एक इंडिविजुअल के अंदर 2 अलील उपस्थित रहेंगे। वो हो सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएं, हो सकता है दोनों स्मॉल हो जाएं, या हो सकता है दोनों कैपिटल हो जाएं। तो ये जो अल्टरनेटिव फॉर्म है, ये विपर्यासी जो लक्षण है या अलील्स हैं, ये उपस्थित रहते हैं हर एक इंडिविजुअल के अंदर, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन्स। अब ये इसलिए समझा अपन ने क्योंकि आगे अपन बात कर रहे हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या स्व अनिश्चितता के अंदर जो जीन इन्वॉल्व होता है उसे अपन कहते हैं एस जीन। तो यहाँ पे जो जीन इन्वॉल्व है उसे अपन कह रहे हैं एस जीन। और अब इस एस जीन के लिए हर एक इंडिविजुअल, हर एक जो पादप है उसके अंदर 2 अलील्स उपस्थित रहेंगे। ठीक है, 2 युग्म विकल्पी उपस्थित रहेंगे। ठीक है,
सीधी सी बात है कि एक जीन है, उसके लिए 2 युग्म विकल्पी हैं या 2 अलील्स हैं, वो होते हैं। यदि जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या स्वनिश्चितता अनिश्चितता का जीन यदि एस जीन है, तो इसके लिए हर एक जो प्लांट है, हर एक जो पादप है, उसके अंदर 2 अलील उपस्थित रहेंगे। समझते हैं इसको और कोशिश करते हैं इसको समझने की। जैसे सपोज कीजिए कि कोई नर पादप है, जो अपन नाम दे रहे हैं यहाँ पे प्लांट कोई ए है, जिससे अपन क्या ले रहे हैं, पॉलन ग्रेन ले रहे हैं, इसलिए इसको अपन नाम क्या दे रहे हैं, मेल प्लांट या नर पादप। इससे अपन ने लिया पॉलन ग्रेन को। अब इसके अंदर एक एस जीन होगा जो कि किसके अंदर इन्वॉल्व होगा, स्व अनिश्चितता के अंदर इन्वॉल्व होगा। अब इस एस जीन के लिए अपन ने देखा कि जहाँ से अपन ने मेल प्लांट लिया या जहाँ से अपन ने पॉलन ग्रेन लिए हैं, उस पादप के अंदर 2 एस अलील हैं। वो एस अलील हैं S1 अलील और S2 अलील। ठीक है, अब नीचे डायग्राम पे आते हैं। डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, स्टैमन को, जिसे अपन कहते हैं हिंदी में पुंकेसर। अब पुंकेसर है, पुंकेसर क्या है, स्पोरोफिटिक स्टेज है, अभी तक गैमेटोफिटिक स्टेज आई नहीं, क्योंकि गैमेटोफाइट तो क्या है, स्पोरोफिटिक में बीजाणुद्भिद अवस्था है अभी तक पुंकेसर तक। बीजाणुद्भिद से युग्मोद्भिद अवस्था कब आएगी, जब अपन कहेंगे कि इस पुंकेसर से किसका निर्माण हो गया, पराग कणों का निर्माण हो गया अर्धसूत्री विभाजन से। तो यदि ये क्या है, बीजाणुद्भिद है, तो इसके पास में क्या होंगी, 2n कंडीशन होंगी, यानी कि इसके पास दोनों s अलील उपस्थित होंगे। एक s अलील क्या है, S1 है, और दूसरा s अलील क्या है, S2। अब अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन से क्या होगा, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये सेपरेट हो जाएंगे। ये क्रोमोसोम है, ये अलग अलग हो गए। अब गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी, आधी रहेगी। तो जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो क्या हुआ, एक गैमेटोफाइट के अंदर या एक युग्मोद्भिद के अंदर एक एस एलील चला गया और दूसरे युग्मोद्भिद में दूसरा एस एलील चला गया। तो अब जो गैमेटोफाइट है या बीजाणुद्भिद है, उसके अंदर तो भिन्नता देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस बीजाणुद्भिद में S1 अलील है और इस बीजाणुद्भिद में S2 अलील है। तो इसको अपन कहेंगे S1 अलील बीजाणुद्भिद या S1 युग्म विकल्पी बीजाणुद्भिद, और इससे कहेंगे अपन S2 युग्म विकल्पी बीजाणुद्भिद या S2 अलील गैमेटोफाइट। नेक्स्ट, इसी में आगे अपन बात करते हैं। जैसा अपन यहाँ पे पढ़ा था कि जो एक्साइन होती है, इसके अंदर क्या उपस्थित रहते हैं, ये किससे सीक्रेट होती है या कौन इसको डिपॉजिट करता है, इसको डिपॉजिट करते हैं स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों, यानी कि इसको बीजाणुद्भिद भी कंट्रीब्यूट करता है, इसके अंदर सहयोग करता है, और इसके अंदर युग्मोद्भिद भी सहयोग करता है। अब क्योंकि इसके अंदर बीजाणुद्भिद भी शामिल है, इसलिए इस एक्साइन के अंदर क्या उपस्थित रहेंगे, S1 अलील भी उपस्थित रहेगा और S2 अलील भी उपस्थित रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। यहाँ आपने इसको समझ लिया तो ये पूरी की पूरी जो स्व अनिश्चितता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो जो एक्साइन है, एक्साइन मतलब जिसको बीजाणुद्भिद भी कंट्रीब्यूट कर रहा है या बीजाणुद्भिद भी इसमें शामिल है, और बीजाणुद्भिद भी शामिल है और युग्मोद्भिद भी शामिल है, इसलिए ये क्या है, 2n है। 2n है तो दोनों के दोनों अलील या युग्म विकल्पी इसमें उपस्थित रहेंगे, जबकि जो इंटाइन है वहाँ पे या तो S1 अलील रहेगा या उसके अंदर S2 अलील रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं प्लांट बी की तरफ। प्लांट बी मतलब वो प्लांट जिससे अपन ने क्या लिया है, कार्पल लिया है या अंडप लिया है। ठीक है, ये रहा प्लांट बी, फीमेल प्लांट है, इसको अपन कह रहे हैं। इससे अपन ने कार्पल लिया है और इसके अंदर जो अलील हैं, क्योंकि अपने को पता है हर एक जो इंडिविजुअल प्लांट है उसके अंदर एक जो जीन है उसके लिए 2 अलग अलग अलील उपस्थित रहेंगे। तो ये S जो जीन है उसके लिए फीमेल प्लांट के अंदर या मादा पादप के अंदर 2 S अलील हैं। एक को अपन कह रहे हैं S2 अलील और दूसरे को अपन कह रहे हैं S3 अलील। तो ये जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये है आपके कार्पल। ये कार्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कार्पल यानी कि जो आपके अंडक होता है, अपने कहा इसके 3 भाग होते हैं। एक होती है आपके वर्तिकाग्र, एक होती है आपके वर्तिका, और जो आधारीय फूला हुआ भाग होता है उसको अपन कहते हैं ओवेरी या अंडाशय। इसके बारे में अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट, क्योंकि ये फीमेल प्लांट है, यहाँ अपन कह चुके हैं कि एक S जीन है और इस S जीन के 2 S एलील हैं, इसलिए यहाँ पे क्योंकि ये प्रदर्शित कर रहा है आपके
बीजाणुद्भिद अवस्था को, यहाँ अभी तक 2n अवस्था है, तो अगर द्विगुणित अवस्था है तो इसके अंदर दोनों के दोनों s अलील उपस्थित रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। यदि यहाँ तक अपन ने ये पढ़ा कि जो आपके प्लांट A है, मेल प्लांट है, उसके अंदर 2 s अलील हैं, एक है S1 S2, एक है S1 और दूसरा है S2, और उसी तरीके से जो फीमेल प्लांट है उसके अंदर उपस्थित हैं आपके S2 और S3 अलील। सपोज कीजिए कि आपने जो अंडप है वो इसी पादप से ले लिया होता, यदि अपन कार्पल भी कहाँ से ले लेते या अंडप भी कहाँ से ले लेते, इसी प्लांट A से ले लेते, तो इसके अंदर भी क्या उपस्थित रहता, S1 और S2 ही उपस्थित रहता। परंतु यदि हमने इसको अलग पादप से लिया है तो उसके अंदर भिन्न S अलील्स उपस्थित रहेंगे, इस S जीन के लिए अलग अलग अलील्स उपस्थित रहेंगे, वो होंगे S2 व S3। यही जो S अलील हैं यही जो स्व अनिश्चितता है उसके लिए उत्तरदायी रहते हैं। अब अपन ने बात की थी कि जो स्व अनिश्चितता है वो 2 प्रकार की हो सकती है, एक युग्मोद्भिद स्व अनिश्चितता और दूसरी बीजाणुद्भिद स्व अनिश्चितता। बीजाणुद्भिद या यूँ पहले बात कर लेते हैं अपन बीजाणुद्भिद के बारे में। चलिए, बीजाणुद्भिद स्व अनिश्चितता की यदि अपन बात करें तो यदि बीजाणुद्भिद के आधार पर जो पराग कण हैं उनको अस्वीकार्य किए जाए, मतलब बीजाणुद्भिद का क्या मतलब हो गया कि जब आप इस एग्जाइन के आधार पर, बीजाणुद्भिद तो यही रहेगा पराग कण के अंदर, यदि इस एग्जाइन के आधार पर आप पराग कण को अस्वीकार्य कर रहे हैं तो उसे कहेंगे अपन बीजाणुद्भिद स्व अनिश्चितता। यदि जो आपके रिजेक्शन हो रहा है या अस्वीकार्य कर रहे हैं पादप पराग कणों को, उसका जो आधार है वो इंटाइन है या युग्मोद्भिद है, तब उसे अपन कहेंगे युग्मोद्भिद स्व अनिश्चितता। देखते हैं ये प्रक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं सबसे पहले स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या जो बीजाणुद्भिद स्व अनिश्चितता है। यदि पादप के अंदर बीजाणुद्भिद स्व अनिश्चितता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अपन ने जो मेल प्लांट लिया था उसके अंदर कौन से अलील्स थे, S1 व S2 अलील थे, और जो फीमेल प्लांट लिया था उसके अंदर क्या था, या मादा पादप जो लिया था या जिससे अपन ने अंडप लिए थे उसके अंदर अलील्स थे S2 व S3। अब ये है स्टिग्मा। पढ़ा था अपन ने पराग कण के अंदर कि जो पराग कण है वो विभिन्न माध्यमों के द्वारा जो उसी प्रजाति के पुष्प की वर्तिकाग्र या स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। अब जो वर्तिकाग्र है इसके ऊपर कुछ रिसेप्टर उपस्थित हैं। रिसेप्टर यहाँ पे अपन कह सकते हैं रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। तो एक प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर का मतलब हो गया जो ग्रहण करेंगे पराग कणों को या जो पहचान करेंगे पराग कणों के कि भाई ये जो पराग कण है इसको रिजेक्ट किया जाना है या इसको एक्सेप्ट किया जाना है, मतलब इसको स्वीकार्य करना है या इसको अस्वीकार्य करना है। तो ये कार्य करेगा आपके आरटीके या रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जो उपस्थित है किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर या वर्तिकाग्र के ऊपर। अब दोनों जो आपके नर युग्मक हैं, जिसे अपन कह रहे हैं ये कह सकते नर युग्मक नहीं नर युग्मोद्भिद हैं, जिसे अपन कह रहे हैं कि एक तो था S1 और दूसरा था S2। जैसा अपन यहाँ बात की कि यदि प्लांट के अंदर क्या है, पादप के अंदर S1 व S2 अलील उपस्थित हैं, तो जब मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होगा तो एक जो पराग कण है उसके अंदर गैमेटोफाइटिक स्टेज के अंदर एक ही अलील आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो हो गया आपके S1 अलील वाला गैमेटोफाइट और दूसरा हो गया आपके S2 अलील वाला युग्मोद्भिद। तो ये दोनों आपके युग्मोद्भिद अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। प्लांट के पराग कण हैं तो यहाँ S1 अलील है, यहाँ पे S2 अलील। वहीं एक्साइन के अंदर दोनों के दोनों अलील्स उपस्थित रहेंगे क्योंकि जो एक्साइन है बाह्य भित्ति है पराग कणों की, वो सिक्रीट होती है युग्मोद्भिद और बीजाणुद्भिद दोनों से, इसलिए यहाँ पे द्विगुणित अवस्था रहेगी या यूँ कहते हैं कि दोनों के दोनों S अलील उपस्थित रहेंगे। अब क्योंकि स्टिग्मा है ये आपके युग्मक नहीं है, ये बीजाणुद्भिद अवस्था ही है, तो इसलिए ये भी 2n रहेगी, ये भी द्विगुणित रहेगी। तो इसके अंदर S2 अलील भी रहेगा, S3 अलील भी रहेगा। अब यदि जो स्व अनिश्चितता है वो क्या है, स्पोरोफिटिक है,
यानी कि बीजाणुद्भिद स्व अनिश्चितता है, तो ये जो रिसेप्टर है ये जल्दी से रिकॉग्नाइज कर लेगा, पहचान कर लेगा किसकी, S2 अलील की। क्योंकि देखिए जो मादा पादप हैं या जो कार्पल है या अंडप है, इसके अंदर क्या है, S2 भी है, S3 भी है। तो S2 है जो S2 को पहचान कर लेगा, S2 की पहचान कर लेगा, और जैसे ही S2 की पहचान करेगा, या यूँ कह दे कि जो समान युग्म विकल्पी हैं वो एक दूसरे की पहचान कर लेंगे, वहीं पे जो स्टिग्मा है या वर्तिकाग्र है ये सूख जाएगी और इस पॉलन ग्रेन को क्या कर दिया जाएगा, अस्वीकार्य कर दिया जाएगा। क्योंकि इसे क्या माना जा रहा है यहाँ पे, स्पोरोफाइट के आधार पे या बीजाणुद्भिद के आधार पे, कि ये सेल्फ पॉलन है, ये खुद का पॉलन है, इसे अपने को ग्रहण नहीं करना है। इसी तरीके से यदि बात करें इसकी, तो यहाँ पे गैमेटोफाइट तो अलग है, S2 अलील गैमेटोफाइट है, परंतु जो एग्जाइन है, क्योंकि यहाँ पे जो इनकम्पैटिबिलिटी है या जो अनिश्चितता है वो क्या है, बीजाणुद्भिद अनिश्चितता है। तो जो स्पोरोफाइट है या एग्जाइन है, इसके अंदर दोनों S अलील उपस्थित हैं, और इस S2 को या इस S2 युग्म विकल्पी को रिकॉग्नाइज या पहचान कर लेगा S2 युग्म विकल्पी, और जैसे ही S2 को पहचानेगा ये स्टिग्मा भी सूख जाएगी और इस पॉलन को भी क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यही यहाँ पे लिखा है कि S2 allele from the pollen grain exine will be recognized and the stigma will dried up, यानी कि समान युग्म विकल्पी की पहचान कर ली जाएगी और इस जो पराग कण है इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसको अपन कह सकते हैं अस्वीकार्य कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके अंदर रिजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्पोरोफाइट, यानी कि बीजाणुद्भिद के आधार पर रिजेक्शन हो रहा है। अर्ली रिजेक्शन है, अर्ली रिजेक्शन इसको इसलिए बोल रहे बेटा कि यहाँ पे आपके जो अपन पढ़ा था कि जब पराग नलिका बनती है पराग कणों से परागण की प्रक्रिया के बाद में, तो पराग नलिका के अंदर जो जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है, जनरेटिव या जनन जो केंद्रक है वो डिवाइड होता है और नर युग्मकों का निर्माण कर लेता है। तो उस अवस्था में 3 कोशिकीय अवस्था होगी वो, जिसके अंदर 2 जनरेटिव कोशिकाएं होंगी और 1 ट्यूब सेल होगी। परंतु यहाँ पे क्योंकि पराग नलिका का निर्माण ही नहीं हुआ है, अंकुरण हुआ ही नहीं है पराग कणों का, इसलिए ये अर्ली स्टेज पे रिजेक्शन है, जल्दी होने वाला रिजेक्शन है। और यहाँ पे केवल 2 सेल स्टेज रहेगी या 2 कोशिकीय अवस्था रहेगी, जिसमें 1 जनरेटिव और 1 ट्यूब सेल रहेगी। अब कुछ परिस्थितियाँ आपको देते हैं यहाँ पे कि किन परिस्थितियों के अंदर स्पोरोफाइट स्फटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होगी और किस परिस्थितियों में नहीं होगी। यहाँ देख रहे हैं अपन की जो पॉलन ग्रेन है ये S1 वाला है, ये S2 वाला है। तो जो आपके फीमेल प्लांट है या जिससे आपने अंडप लिया है उसके अंदर भी क्या उपस्थित है, S1 व S2, तो इनको अस्वीकार्य कर दिया जाएगा। दूसरी अपन बात कर रहे हैं कि आपके जो मादा पादप है उसके अंदर क्या है, S अलील S1 व S3 है। तो यहाँ पे नर के अंदर क्या है, S1 व S2, या यूँ कहते हैं पराग कणों के अंदर क्या है, S1 व S2 हैं। तो ये जो S1 है ये S1 को रिकॉग्नाइज करेगा, पहचान लेगा और इन दोनों पॉलन ग्रेन्स को भी क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अपन अवस्था पढ़ रहे हैं S3 व S4। अब यहाँ पे क्या है, नर मादा पादप जो है या जिससे अंडप लिया है वहाँ पे क्या है, S3 और S4 S अलील हैं, जो कि पूरी तरीके से अलग है S1 व S2 से। तो ना तो यहाँ पे S1 है ना यहाँ पे S2 है, अभी एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे तो जो स्टिग्मा या वर्तिकाग्र है वो सूखेगी नहीं और जो पराग कण है वो अंकुरित हो जाएंगे। तो हुआ क्या इसके अंदर बीजाणुद्भिद स्व अनिश्चितता के अंदर कि जो खुद के पॉलन ग्रेन थे उनको भी रिजेक्ट किया गया और जो अधिक समानता रख रहे थे उनको भी यहाँ पे अस्वीकार्य कर दिया गया। और जब पूर्ण भिन्न प्रकार के आपके S अलील या युग्म विकल्पी मौजूद हैं तो उस अवस्था में यहाँ पे पराग कणों को स्वीकार्य कर लिया जाएगा। तो जल्दी होने वाली स्व अनिश्चितता है स्पोरोफिटिक, साथ ही साथ यहाँ पे जो रिजेक्शन होता है 2 कोशिकीय अवस्था में होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, और अधिक समझ आ जाएगा ये आपको और क्लियर हो जाएगी पिक्चर आपके। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अपन ने जो नर पादप लिया था उसके अंदर अलील थे S1 व S2। तो S1
क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन है वो कहाँ पे होगा, युग्मोद्भिद के आधार पर होगा। यहाँ पे जो बीजाणुद्भिद है या एग्जाइन है, बाह्य भित्ति है, इसके आधार पर आप अस्वीकार्य नहीं कर रहे हो परागकणों को। यहाँ पे जो रिजेक्शन होगा वह होगा किसके आधार पर, गैमेटोफाइट या युग्मोद्भिद के आधार पर, यानी इसके आधार पर रिजेक्शन किया जाएगा। तो जो S1 अलील वाला परागकण है, जैसा अपन ने यहाँ पे देखा था, ये S1 अलील वाला परागकण और ये S2 अलील वाला परागकण, दोनों के दोनों जो परागकण हैं वो यहाँ पे अंकुरित होंगे, यानी कि जो एग्जाइन है या बाह्य भित्ति है ये फट जाएगी, जो आंतरिक भित्ति है इंटाइन ये पराग नलिका के रूप में विकसित होगी और पराग नलिका का निर्माण यहाँ पे होना आरंभ हो जाएगा। अब क्योंकि रिजेक्शन किसके आधार पर होगा, गैमेटोफाइट या युग्मोद्भिद के आधार पर होगा। ये किस प्रकार से होगा इसके बारे में भी चर्चा करते हैं अपन। तो यहाँ पे जो स्टिग्मा है या स्टाइल अपन कह सकते हैं, वर्तिका जो है, वर्तिका के अंदर, क्योंकि वर्तिका भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपके बीजाणुद्भिद को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पे भी अवस्था कौन सी रहेगी, द्विगुणित अवस्था रहेगी। और मादा पादप के अंदर कौन से S एलील थे, S2 व S3। तो अब इसके अंदर रिसेप्टर उपस्थित हैं जो पहचान करेंगे किसकी, समान युग्म विकल्पियों की। तो जैसे ही जो वर्तिका है इसके अंदर उपस्थित S2 अलील इस S2 युग्म विकल्पी की पहचान करेगा, क्योंकि ये भी S2 है और ये भी S2 है। तो जैसे ही ये समान S अलील की पहचान कर लेंगे, वैसे ही क्या होगा, रिसेप्टर दैट रिकॉग्नाइजेस द S2 अलील। तो S2 अलील, क्योंकि मादा पादप में भी S2 अलील है और नर जो युग्मोद्भिद है उसके अंदर भी S2 अलील है, तो ये S2 अलील को रिकॉग्नाइज कर लेगा, S2 अलील की पहचान कर लेगा। और जैसे ही S2 अलील की पहचान हुई तो ये जो स्टाइल है या वर्तिका है ये स्त्रावण करेगी SNRNase। RNase बेटा वो एंजाइम्स होते हैं जो RNA को नष्ट कर देते हैं। तो जैसे ही इसने समान S एलील को पहचाना, उसने रिलीज किया, उसने स्त्रावित किया SNRNase। ये SNRNase अब एंटर करता है, प्रवेश करता है किसके अंदर, पराग नलिका के अंदर। और जैसे ही पराग नलिका में SNRNase पहुंचेगा, ये जाकर के इस नलिका में उपस्थित rRNA को डिग्रेड कर देगा, नष्ट कर देगा। तो यदि rRNA, राइबोसोमल RNA नष्ट हो गया तो अब प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाएगी और ये जो पराग नलिका है इसकी वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी और इस पराग कण को अब क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अस्वीकार्य कर दिया जाएगा। नेक्स्ट दूसरी बात करते हैं, दूसरी कंडीशन लेते हैं। यहाँ पे जो गैमेटोफाइट है उसके अंदर कौन सा अलील है, यहाँ पे उपस्थित है S1 अलील। और ये S1 अलील उपस्थित नहीं है किसके अंदर, मादा पादप के अंदर, जिससे अपन ने कार्पल लिया था या अंडप लिया है जिसका अपन ने। तो यहाँ पे जो अलील है वो क्या है, S2 है, S3 है। तो S2 S3 नर युग्मोद्भिद के अंदर उपस्थित नहीं है, तो ये अब इसको रिकॉग्नाइज या पहचान इसकी ये नहीं कर पाएगा, इसकी पहचान नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का SRNase या एंजाइम जो RNA को नष्ट करता है वो स्त्रावित नहीं होगा, इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। तो इस पराग नलिका की वृद्धि जो है वो सामान्य रूप से होती रहेगी और निषेचन की प्रक्रिया भी पूर्ण होगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं अपन, पॉलन ग्रेन कंटेनिंग द डिफरेंट S अलील विल ग्रो नॉर्मली। तो जिसके पास में समान S अलील नहीं है वो समान रूप से वृद्धि करेगी। तो यहाँ पे जो रिजेक्शन हुआ या अस्वीकार्यता हुई है वो हुई है आपके युग्मोद्भिद के आधार पर, क्या देख सकते हैं अपन, रिजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ गैमेटोफाइट। और जो रिजेक्शन हुआ है वो लेट हुआ है, देरी से हुआ है, क्योंकि इस अवस्था तक अब क्या है, दो जनरेटिव कोशिकाएं बन चुकी हैं। जो जनन कोशिका है वो उत्पादित हुई और उसने दो नर युग्मक बना दिए हैं, साथ ही एक ट्यूब न्यूक्लियस या ट्यूब केंद्र भी उपस्थित है। तो इस अवस्था में जो रिजेक्शन हुआ है वो हुआ है 3 कोशिकीय अवस्था में रिजेक्शन, जिसे अपन कहते हैं 2 मेल गैमीट्स प्लस 1 ट्यूब सेल। तो ये बात हुई आपके स्व अनिश्चितता या सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अब सपोज करें कि अपन ने जिस पादप से क्या लिए थे, पराग कण लिए थे, उसी पादप से यदि अपन क्या ले लें,
कार्पल या अंडा पी लेते हैं, तो उस अवस्था में क्या होता आपके यहाँ तो रिजेक्शन होता ही होता, साथ ही क्या होता यहाँ पे भी जो गैमेटोफाइट है इसके अंदर क्या उपस्थित रहते हैं S2 और S3 और S3 उपस्थित रहते। तो यहाँ पे इस कंडीशन में भी इसका रिजेक्शन हो जाता और इस कंडीशन में रिजेक्शन हो जाता। तो यदि एक ही पादप से परागकण लिए होते अपन ने तो बीजाणुविद सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी हो चाहे युग्मोद्भिद सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या स्व अनिश्चितता हो, दोनों ही अवस्था में जो पॉलन ग्रेन या परागकण है उसको अस्वीकार्य कर लिया जाता, क्योंकि हमने ये जो परागकण है वो किसी अन्य पादप से लिया है। तो इस अवस्था के अंदर जो गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है या युग्मोद्भिद स्व अनिश्चितता है, इसमें ये परागकण सामान्य रूप से वृद्धि करते हुए निषेचन कर पाएगा, जबकि इन तीनों अवस्थाओं में निषेचन नहीं हो पाएगा, पराग नलिका की वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो ये बात थी अपनी स्व अनिश्चितता के बारे में। धन्यवाद।